अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। पिछली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, उसमें हम लोगों ने इफ़ेक्ट और उसकी जो काजेज़ थे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के, वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे। हम लोगों ने आपस में उनमें बातचीत नहीं की थी, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग काजेज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के काज क्या हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है, अगर आप पहली दफ़ा वीडियो पे आ रहे हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऊपर आइकन पर भी आपको ये लिंक शायद नज़र आ रहा हो। तो बल हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के काजेज़ को। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में आप लोग इतना सोच समझ लें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है कि जिसमें हमारे पास सन से सनलाइट आती है, हमारे पास सोलर रेडिएशंस आती हैं हमारी अर्थ के ऊपर आकर वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ की सरफेस पे। जैसे ही एब्जॉर्ब होती हैं, फिर वो इमिट कर दी जाती हैं हीट की फॉर्म में इमिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गैसेस हैं लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं, जिसको हमने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया था, वो क्या कर लेती हैं, वो ट्रैप कर लेती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस हीट को, और फिर वो ही हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इमिट कर देते हैं हीट की फॉर्म में। यानी कि पहले वो हीट थी लेकिन वो इतना नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब करके फिर जब री इमिट करते हैं उसके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके काजेज़ क्या हैं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, वो याद रखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो सारे का सारा दारोमदार रखता है जीएफजीज के ऊपर। समझे, जीएफजीज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, हमारे पास 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हमारे पास वाटर वेपर है, याद रखें ये वाटर वेपर है हमारे पास। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O है। हमारे पास मीथेन गैस है, CH4 है। हमारे पास ओजोन है, और हमारे पास CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमारे पास 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस से पीछे लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास इनकी जो इमिशन है, इनका जो इखराज है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा तो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं, वो हम लोग इधर पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए कि इसकी काजेज़ क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, वाई वाई वाई। याद रखें, हमेशा हमें एक सर कहा करते थे, हमारे सर है अताउल्लाह बरकी साहब, वो हमें कहा करते थे कि भाई देखिए, तीन चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें हर टॉपिक के बारे में पढ़ा करें। व्हाट, वो टॉपिक है क्या, व्हाट, और नंबर 2 हमारे पास वाई, वो क्यों है ऐसा, और नंबर 3 हमारे पास हाउ, वो कैसे हो रहा है। यानी हाउ के अंदर मैकेनिज्म आ जाएगा, वाई के अंदर उसके सारे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और व्हाट उसके बारे में हम लोग जानेंगे ब्रीफली। तो बहरहाल हम कहाँ से कहाँ चले गए, तो हम लोग अपने काज की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो काज है वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। याद रखें, फॉसल फ्यूल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, हमारे पास जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ज़िंदगी के अंदर जैसे कि हमारे घरों के अंदर आग जलाई जाती है, तो ये सारे के सारा फॉसल फ्यूल्स, इसके बहुत बड़ा किरदार है हमारी डेली लाइफ के अंदर। लेकिन जब इसकी बहुत ज़्यादा ये जलना शुरू हो जाएंगे, तो जैसे कि पेट्रोल को देख लें, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा होगी। याद रखें, फॉसल फ्यूल आपके जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे CO2 को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इवन वो हमारे पास SO2 को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जो कि एक हमारे पास डेंजरस मालिक्यूल्स हैं, डेंजरस वो हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फॉसल फ्यूल, जब ये CO2 की इमिशन ज़्यादा हो जाएगी, CO2 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारे उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर तकरीबन 100 साल तक रह सकता है, 100 साल तक CO2 रह सकता है। जब इसकी इमिशन ज़्यादा हो जाएगी, जब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग इतना समझ गए, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, दैट इज़ अ काज, मेजर काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट्स मीन डिफॉरेस्टेशन? याद रखिए, हमारे डेली लाइफ के अंदर आप लोग पढ़ते रहते हैं कि हमारे जो वो हैं, ट्रीज़ हैं, हमारे दरख्त जो हैं, पौधे जो हैं, ये हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मौजूद है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के अंदर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। लेकिन जब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होगा, जब हम लोग ट्रीज़ की कटिंग करेंगे, जब कटिंग हो जाएगी, तो जब दरख्त ही नहीं होगा, तो फिर वो एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा? तो इसी वजह से हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी काज है, एक बहुत बड़ी वजह है कि जो जब
हमारे पास ट्रीज ही नहीं होंगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी CO2 की, और जब CO2 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ आ चुकी होगी। थर्ड इज फार्मिंग। फार्मिंग, व्हाट्स फार्मिंग? याद रखें, फार्मिंग जो हमारी एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, इसके अंदर फर्टिलाइजर काम कर रहे होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास दूसरे जो हैं फर्टिलाइजर के अंदर हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास फर्टिलाइजर के अंदर फास्फोरस यूज़ हो रहा होता है, और सेकंड इज नाइट्रोजन यूज़ हो रहा होता है। हमारे पास नाइट्रोजन यूज़ हो रहा होता है, और नाइट्रोजन इज ए मेजर गैस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसके अंदर बहुत बड़ी वो है, ये 232 टाइम्स इफेक्टिव है ये उससे मीथेन से, याद रखें मीथेन से ज़्यादा इफेक्टिव, 232 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है नाइट्रोजन, उससे नाइट्रोजन गैस जो है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये मीथेन गैस है, तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि हमारे फार्मिंग के अंदर यूज़ हो रही है, तो हम फर्टिलाइज़र के अंदर एज ए उसको एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। इससे बेहतर है कि हम लोग फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करें, और ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाए जिसके अंदर ऐसे यानी कि एसिडिक मादे ना पाए जाएँ। तो बहरहाल आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल। याद रखें, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये हमारे पास सबसे बड़े प्रोडक्ट यानी एसिडिक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो SO2 जो है ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, नॉक्स कर रहे होते हैं, नॉक्स सॉक्स कर रहे होते हैं, और वॉक्स भी ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, एसिडिक गैसें, वो सारी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इवन लैंडफिल्स को देख रहे हैं, लैंडफिल्स भी हमारे पास क्या होता है, CO2 को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और हमारे पास किसको, मीथेन गैस को हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो दैट इज अनदर स्टोरी, हम लोग इसकी तरफ जाएं कि ये कैसे कर रहे होते हैं। पर आप लोग इतना समझ लें कि हमारे पास ये चीज़ें ये काज बन रही होती हैं, बड़ी काजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। उसके बाद हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये ग्रीन हाउस फेनामिना जो है हमारे पास, अगर ये बढ़ जाए तो इसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट्स होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये दैट इज ए मेजर इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे पास सबसे बड़ा इफेक्ट है। अगर देखें, याद रखें, अगर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी। कैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी कि हमारी लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीज़ होगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इंसान का, कि देखें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा आएंगी। कौन कौन सी हैं आप लोग उसको, जैसे एसिड रेन को देख लें आप इवन दोज आगे जो दूसरी चीज़ें भी आएंगी वो आप उनको देख लें कि ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या कर रहे होते हैं, ये ला रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाए तो उसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग आएगा। सेकेंड इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। याद रखिए, हमारे पास CFCs, हमारे पास एक एजेंट है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये हमारे पास किस में जा रही होती हैं, ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। हम उसको हम एज ए रेफ्रिजरेटर एजेंट के तौर पे उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जब इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमें एक क्लोरीन जो है, आपको बताऊंगा डिप्लेशन ऑफ इसका मैकेनिज्म है कि कैसे CFCs डिप्लीट होती हैं। तो इसके बाद से हमारे पास क्लोरीन रेडिकल पैदा हो रहा होता है, और ये क्लोरीन रेडिकल ऊपर जाकर यानी कि सेकंड लेयर जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ जाकर ओजोन का जो मॉलिक्यूल है O3 उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लीट कर देता है, ओजोन को O2 में चेंज कर देता है, और फिर प्लस नेसेंट के अंदर O के अंदर चेंज कर देता है। और यही O और ये O2 ये हमारी सेकंड लेयर के अंदर एज ए पॉल्यूटेंट काम कर रहे होते हैं। याद रखें, O3 जो है ये सेकंड लेयर के अंदर पॉल्यूटेंट काम नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ वहाँ पर उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ओजोन बना ही O3 से है। लेकिन जब क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब वो ऊपर जाएगा तो उतने ज़्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिप्लीट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा, जो कि हमारा एज ए पॉल्यूटेंट काम कर रहा होता है। तो ओजोन की डिप्लेशन भी हमारे पास CFCs के जरिए से हो रही होती है, बाकी से भी होती है, लेकिन CFCs बहुत बड़ा हमारे पास किरदार अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद चलते हैं स्मोक एंड एयर पॉल्यूशन। याद रखें, हमारे पास स्मोक की फॉर्मेशन जो होती है, स्मोक किसे कहते हैं, इसके ऊपर लेक्चर आपको मिल जाएगा। स्मॉग जो है हमारे पास, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, ये फॉग और स्मॉक,
ये दो चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर है स्मॉग। और ये चीज़ें किससे बनती हैं? ये हमारे पास सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड से, NO2 जो है, N2O है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इससे, और हमारे पास सल्फर ऑक्साइड से, सल्फर ऑक्साइड से मिलकर क्या बन रही है? स्मॉग बन रही है। इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो बहरहाल ये सबसे ज़्यादा स्मोक की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, और स्मोक जो है ये हमारे पास एज ए ग्लोबल वार्मिंग यूज़ हो रही होती है। स्मॉग जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इसकी इचिंग होती है और नज़ला ज़ुकाम और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी एयर पोल्यूशन के एसिड रेन को देख लें, एयर पोल्यूशन एसिड रेन को देख लें आप लोग। ऐसी दूसरी चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे क्या हो रहे होते हैं हमारे पास, यही चीज़, यही गैसेस की अगर इमिशन ज़्यादा होगी तो ये सारे का सारा उसको रेफर कर रहे होते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। याद रखें, जितना ज़्यादा हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी हमारी एयर के अंदर, जैसे जब हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश आ रही होती है, बारिश का मेथड शुरू होता है, तो बारिश के दौरान हमारे पास क्या होती है, बारिश जब आ रही होती है उसका जो pH होता है, याद रखें, आम जो रेन होती है, आम रेन, हमारे पास जो रेन होती है, रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर जो होता है उसका जो pH होता है वो होता है इज इक्वल टू 5.6। 5.6 यानी कि थोड़ा सा वो होता है, एसिडिक होता है। लेकिन जब हमारे पास इन गैसेस की इमिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे पास इन गैसेस की इमिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेन वाटर जो होगा, उनके साथ रेन वाटर जब नीचे आ रहा होगा तो इसके साथ ये जो होगा उस वक्त SO2 जो होता है, या फिर N2O जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, या फिर दूसरे एसिड्स जो हो गए, उनके साथ ये आपस में मिलकर रिएक्ट करके जब नीचे आएगा तो इसकी जो pH की जो होगी, pH लेवल जो होगा, एसिड रेन जो होगा, एसिड रेन का जो pH लेवल होता है, ये कोई और रेन नहीं होती बल्कि ही बारिश की रेन होती है। जब इसका जो लेवल हो जाता है ये लेस देन 5.6 हो जाए, इससे नीचे हो जाए, तो वो एसिड रेन कहलाती है, और जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वो कर रही होती है, नुकसानात हो रहे होते हैं हमारे पास, कैंसर्स हो रहे होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। इसको आप लोगों को लेक्चर मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वेल दैट इज़ ए काजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बता दें हमें, और हमारा नीचे रब्ता भी दिया हुआ है, आप उसमें बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।